हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में 5 मार्च 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको उसमें कवर करवा दिए हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी हैं। क्लियर है। देखिए आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस मिल चुके हैं। रीना सोनवर जो कि सीहोर एमपी से हैं, विक्रांत पांडे जी जो कि गढ़वा झारखंड से हैं, माफ कीजिएगा, चौहान हरदी किशन जी जो कि गांधीनगर गुजरात से है, और प्रसिक गवई जी जो कि अमरावती महाराष्ट्र से है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भेजे, यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और गाइज आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप भी हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन अपडेट करवा दें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीके जीएस करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को किसने सपोर्ट किया था, किसका समर्थन मिला था। क्लियर है। तो इस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था। इसके अलावा विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार का बचाव इन्होंने किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था। और इस कानून से बदले है ना, इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1829 में समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, असद अली खान का संबंध किससे है। तो असद अली खान का जो संबंध है ये रुद्रवीणा से इनका संबंध है। भारतीय संगीतकार असद अली खान, जन्म इनका हुआ 1 दिसंबर 1937 को। रुद्रवीणा ये बजाते थे जो एक तार वाला वाद्य यंत्र था। बेसिकली द हिंदू ने खान को भारत में सर्वश्रेष्ठ समकालीन रुद्रवीणा कलाकार के रूप में संदर्भित किया और उनके ध्रुपद प्रेरित प्रदर्शनों की प्रशंसा की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, इटली और यूरोप के कई अन्य देशों सहित कई देशों में प्रदर्शन दिया। उन्होंने अमेरिका में भी संगीत सिखाया। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तक महिला कौन है या फिर नर्तक कौन सा है। तो सोनल मानसिंह ऑप्शन में मिला था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वास्तव में 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये थी और उन्हें यह प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है नृत्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बेसिकली मिला था। उन्हें पद्म भूषण मिला था 1992 में, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2003 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार इनको मिले, जिससे वह बाला सरस्वती के बाद ऐसा करने वाली या ऐसा सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी महिला नर्तकी बन गई। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो आज आपका क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से इनका संबंध है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की ये गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं को दर्शाता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 2011 की जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है और भारत में महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात एक मूल्यवान स्रोत है। और भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है ये बेसिकली ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भालिंदर सिंह ट्रॉफी 2023 किसने जीती। तो ये महाराष्ट्र ने जीती है। हाल ही में संपन्न 2023 के राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का असाधारण प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूरे भारत से लगभग 11,000 एथलीटों ने 45 विभिन्न खेलों में भाग लिया। महाराष्ट्र निर्विवाद चैंपियन के रूप में उभरा, जिसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान का दावा किया और समग्र चैंपियनशिप के लिए प्रतिष्ठित राजा भालिंदर सिंह रोलिंग सिंह ट्रॉफी जो है जीती। क्लियर है, रोलिंग ट्रॉफी जीती इन्होंने। और महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत है ना 69 और 79 कांस्य पदक सहित कुल जो है 228 पदक हासिल किए। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। सेवानिवृत्त BSF DG पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, NSA होते हैं, फिर ये डिप्टी NSA ये बनाए गए हैं। सरकार ने इसे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है इससे। और राष्ट्रीय सुरक्षा
परिषद जो सचिवालय है इसके अनुसार राजस्थान कैडर के 1998 या 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। डीजी पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियाई गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था। अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर उद्घाटन समारोह की बात की गई है समापन समारोह की। क्लियर है, तो हमने दोनों इसमें डाल दिया है। अगर 2018 में जो एशियाई गेम्स हुआ था उसमें अगर उद्घाटन समारोह में आपसे पूछा है कि भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा था ध्वजवाहक, और समापन समारोह जो था इसमें रानी रामपाल थी ध्वजवाहक। तो दोनों आप याद रखिएगा, जो भी पूछा जाए आसानी से बता दीजिएगा। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। एशियाई खेल हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक बहु खेल आयोजन है जिसमें पूरे एशिया से एथलीट जो होते हैं भाग लेते हैं। 2018 एशियाई खेल 18 अगस्त से 2 दिसंबर तक यानी सितंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में आयोजित किया गया था। रानी रामपाल एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और वह भारतीय हॉकी यानी कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है, फॉरवर्ड के रूप में ये खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चाय के लिए स्पेशली जाना जाता है, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग उत्तर पूर्व भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है यानी कि पहाड़ी इलाका यह है, और यहाँ दार्जिलिंग चाय के लिए स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस है। तो दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए जाना जाता है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और प्रसिद्ध स्थल ये है। यहाँ की चाय की खेती जो है, यहाँ की चाय की खेती 1856 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है ओणम त्योहार में गन्ने के साथ कौन सी फसल काटी जाती है, तो चावल की काटी जाती है गन्ने के साथ में, चावल ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर रहेगा। ओणम एक चावल कटाई का त्यौहार है जो दक्षिणी राज्य केरल में मनाया जाता है। ओणम जो राक्षस राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है, केरल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, पूरे राज्य में बेसिकली मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है 10 दिनों तक मनाया जाता है और केरल वासी इसे मनाते समय बहुत उत्साह दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स ऑफ अष्टक नियम केवल किस धातु तक लागू था, तो ये कैल्शियम धातु तक लागू था। न्यूलैंड्स ऑफ अष्टक नियम केवल कैल्शियम धातु तक या कैल्शियम तक ही लागू था। 1866 में जॉन न्यूलैंड्स द्वारा उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स टेबल तैयार की गई थी। अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व से के समान गुण होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने कही थी। मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता था, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया। देखिए मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था जब संविधान तैयार होता उस टाइम पर, क्लियर है। और इसमें संपत्ति का जो अधिकार है ये शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का जो अधिकार है ये, तो समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुसार अधिकार है ये, तो ये 29-30 आर्टिकल में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31 में। तो ये सारे 6 अधिकार है, ध्यान रखिएगा, पहले 7 थे। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि आलू युट्टू या आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का है। अगर मिला था आपको कि अलारिप्पू किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। अब देखिए गाइस, जिन्होंने भी बताया किसी ने इस तरह का नाम बताया है, किसी ने इस तरह का बताया, यानी कि ये जो नाम है किसी को भी याद नहीं रहा है कि एग्जैक्ट नाम क्या था, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों कवर करवा दिया। अगर दोनों में से जो भी हो आप देख लीजिएगा। आलू यट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, और नृत्य कोन्या जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अलीरप्पू की बात करें, अलारिप्पू की, तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य शैली है, तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने देश वंश की स्थापना की थी, तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से बना हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किस वंश की स्थापना की थी, तो मौर्य वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक ही वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। दूसरा शासक था बिंदुसार, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक राजवंश का जो मौर्य राजवंश था उसका, तो अशोक मौर्य राजवंश का सबसे लोकप्रिय शासक था, जिसने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद में बृहद्रथ था। बृहद्रथ ये 187 यानी कि लास्ट था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो 187 से 185 ईसा पूर्व से शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक थे ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्री स्टाइल खेल में 3 अंक कब मिलते हैं, तो प्रतिद्वंदी को कुछ सेकंड के लिए अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं, उस टाइप से 3 अंक यहाँ पर इसका मेंशन है। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में हम कवर करवा दें। एक्सपोजर इसको बोला जाता है बेसिकली, या खतरे की स्थिति इसको कहते हैं।
इस पहलवान को 2 या 3 अंक मिल सकते हैं। यह तब होता है जब एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को कुछ सेकंड के लिए अपनी पीठ पर बिठा लेता है। स्कोर किए गए अंकों की संख्या एक्सपोजर मूव की प्रभावशीलता, निष्पादन और लंबाई पर भी निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कितनी विकास दर हासिल की थी? 3.6% विकास दर हासिल की थी। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 56 तक, सफल रही। इसने 3.6% की वृद्धि दर हासिल की। 2.1% के लक्ष्य इसका लक्ष्य था और इससे अधिक ही इन्होंने हासिल किए। देखिए 2.1 है ना, 2.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य था इसका, है ना, इसका लक्ष्य था 2.1% और इसने हासिल की 3.6%। तो ध्यान रखिएगा, इसने जो है सफल रही है बेसिकली, ये वृद्धि दर काफ़ी अच्छे हासिल की है। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है या दूसरी योजना अपनी लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% से पीछे विकास दर 4.27% हासिल की। तीसरी जो योजना है इसकी अवधि के दौरान हासिल की गई विकास दर 2.4% रही है। विकास दर में यह गिरावट 2 युद्धों और उस दौरान हुए गंभीर सूखे के कारण थी। लक्ष्य जो वृद्धि दर थी ये थी 5.6%, जबकि प्राप्त जो वृद्धि दर है ये 2.4% थी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो ब्राजील किसका स्वर्ग है? तो ये वैज्ञानिकों का स्वर्ग है ब्राजील, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ऑप्शन आपको मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर कितना है या वृद्धि प्रतिशत? तो यह है 16.176%। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या, भारत में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि जो प्रतिशत है 16.76% है। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.76% रही, जबकि 10 साल पहले हुई जनगणना में ये दर जो है 19.92% पाई गई थी। 2011 में भारत का जनसंख्या जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 की वृद्धि दर जो है यह 17.72% थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल था 1956 से 1961। भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 61 तक ये चली थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था। 1770 में जो स्थापित किया गया था बैंक, ये बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे पुराना बैंक द मद्रास बैंक 1683 में है ना। जिसके बाद 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे है, जिसके बाद 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर हमें सन दे रखा है क्वेश्चन में 1770 में, तो यही आपको करेक्ट आंसर क्लिक करना है। वर्ष 1770 में सिकंदर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 तक रहा। भारत में स्थापित पहला बैंक था यह, और ये जो है अब मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आत्म दोषारोपण का संबंध इनमें से किससे है? देखिए गाइस, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिले हैं हमें कि किसके रिलेटेड ये है ना, कि किस टाइप से आपको ऑप्शंस मिले थे, है ना। तो आपराधिक कानून में आत्म दोषारोपण एक बयान देने का कार्य है जो खुद को आपराधिक दायित्व और या अभियोजन के आरोप से उजागर करता है। आत्म दोषारोपण या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, सीधे पूछताछ के माध्यम से जहां आत्म दोषारोपण प्रकृति की जानकारी का खुलासा किया जाता है, या परोक्ष रूप से जब स्वयं दोषपूर्ण प्रकृति की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में के बिना स्वेच्छा से प्रकट की जाती है। तो 2 तरीके से ये आत्मदोषारोपण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन हमें मिला था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुका है, रिपीटेड है। तो भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई है? इनका नाम है एयर मार्शल साधना एस नायर। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आपका बन चुका है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए आपको एग्जैक्ट, जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पोर्टल चार्ज आपका लगेगा जो कि नाम मात्र है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? आपका जब भी एग्जाम होगा इस आप अपने नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर अपडेट करें। हिंदी की बात करें, जिज्ञासा जिसकी आशा ना की गई हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। घर के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मकास, निवास, आवास, गृह, बसेरा, भवन, आले, निवास स्थान, ये सारे गृह के हो जाएंगे पर्यायवाची। शिव तपस्वी है, तपस्वी की जगह क्या आएगा? इस तरह से था, एग्जैक्ट के क्वेश्चंस नहीं मिल पाया। मेहमान का विलोम पूछे तो मेजबान हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का क्या अर्थ है? देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। इच्छु का पर्यायवाची आपसे पूछा है तो असीपत्र, इच्छु दंड, इच्छू, इच्छू, ईक और उखेरा, तो ये सारे हो जाएंगे। बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा है सूदामणि, दामिनी, सया, घनप्रिया, एरावती, बिजुरी, चंचला, छनप्रभा, चपला, इंद्रवृत्र, धनवल्ली, तड़ित आदि, ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द से भी क्वेश्चन बना।
फिल्म सिटी मुंबई एक गद्यांश आया था जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दे रखे थे। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन आपके बने, अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन, रिक्त स्थान से क्वेश्चन बनाए, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बनाए, लोकोक्ति से क्वेश्चन बनाए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए और मुहावरे से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। मैथ्स की बात करेंगे इस औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा ही से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस बने, नंबर सिस्टम से, सरलीकरण एंड सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन बनाए, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन बनाए, लावानी से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, समय कार्य से 2 क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, अनुपात से 2 क्वेश्चन, आयु से क्वेश्चन आपका बनाए। रीजनिंग में बात करें सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, क्लियर है। पजल 1 क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बने, 5 से 2 क्वेश्चन आपका था, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन, आकृति से 3 क्वेश्चन, लुप्त संख्या से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता से भी क्वेश्चन बनाए। तो इस हिसाब से हमने आपको जेके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट का कवर करवा दिया पूरा पेपर, किस तरह से आपकी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो आपको यहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा, आगे की और तैयारी आपके लिए ईजी होगी। इन टॉपिक को आप देख कर जाएं क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दी है, तो आप इन पर अच्छी खासी कमांड रखिएगा। ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और गाइस इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।